हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 5 करने वाले हैं। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे व्हेन पीपल रिवल मींस द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, यानी कि 1857 की क्रांति के बारे में, है ना। ये क्या था, देखिए ये एक ऐसा स्वतंत्रता का संग्राम था जिसे हम कहते हैं कि ये पहली लड़ाई, आज़ादी की पहली लड़ाई, ठीक है। और ये कैसे कैसे मतलब अचानक ही एकदम से इतना बड़ा इसने रूप ले लिया था, हम इसके बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर में। 2 से 3 वीडियो में मैं इसको कवर करने वाला हूँ। चलिए आज पढ़ लेते हैं। देखिए जो हाईलाइटेड है इसमें, येलो कलर से हाईलाइटेड है, तो वही आपको देखना है बस ओनली। मेरे साथ साथ में लिखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने पिछले चैप्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी तो पढ़ी होंगी। एंड द इफ़ेक्ट दे हैड टू डिफरेंट पीपल, लोगों पे उनका इफ़ेक्ट है ना, राजा रानी, किसान, जमींदार, ट्राइबल, सोल्जर, सब उनके द्वारा अफेक्टेड हुए थे। उनकी पॉलिसी ना गंदी पॉलिसी थी। और इस चैप्टर में भी आप ये पढ़ेंगे, देखो क्या क्या पॉलिसी उन्होंने चलाई थी, है ना, जिसकी वजह से वो यहाँ के लोगों को अपने फेवर में, मतलब अपने अधीन करते चले जा रहे थे, अपना गुलाम बनाते चले जा रहे थे, ठीक है। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजा, देखिए नवाब लॉज देयर पावर। उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि जो यहाँ के नवाब थे और लोकल राजा थे, सबकी पावर सब धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही थी, है ना। दे वर ओनली द मेयर पपेट, मीन्स वो केवल एक कठपुतली की तरह काम करते थे, ठीक है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस देयर अथॉरिटी एंड ऑनर। रेसिडेंट हैड बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड और देयर आर्म फोर्स डिसेबल्ड, मतलब उनकी आज़ादी भी छीनती जा रही थी और जो वो आर्म फोर्सेस भी नहीं रख पा सकते थे, है ना। एंड देयर रिवेन्यू एंड टेरिटरी टेकन अवे बाय द स्टेट, और उनके रिवेन्यू और उनकी जो उनका राज्य था वो भी छीनता जा रहा था, स्टेट कब्जा जा रही थी उनको, है ना। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राइड टू नेगोटिएट विद द कंपनी, बहुत से शाही परिवारों ने मना भी किया उन्हें, है ना। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने मना किया कि नहीं भाई, मैं अपना राज्य नहीं दूंगी। वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडोप्टेड सन, वे चाहती थी कि उनका अडोप्टेड सन जो उनका राजा बने एज द हायर ऑफ द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड, है ना। बट इंग्लिश या ब्रिटिश कंपनी रिफ्यूज टू इट, है ना। आपको पता ही होगा कि रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि अपना बेटा गोद लेकर के वो उनका उत्तराधिकारी बने, लेकिन अंग्रेज़ों ने मना कर दी साफ साफ, और उनके उस पर भी मतलब अधिकार करना चाहा, और जिसमें लड़ती लड़ती बेचारी शहीद हो गई। नाना साहब के बारे में लिखा है, नाना साहब द अडोप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड के अडोप्टेड सन थे, दत्तक पुत्र थे ये भी, है ना। ये भी बेचारे, इनको पेंशन दी जाती थी। दैट गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन दे लेटर डैड, बाद में उनको पेंशन दी जाती थी, उनको हटा दिया गया गद्दी से, और फिर बाद में वो बेचारे वो भी मर गए। अवध, अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी अनेक्स्ड। ये अवध जो था, ये यहाँ से पढ़ेंगे आप, इसको मिला लिया गया 1801 में। आज सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस के जरिए, है ना, इसको इस पर थोप दी गई थी। ये लॉर्ड उसकी थी, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि से कहते हैं ना। ये लास्ट चैप्टर में हमने यही तो पढ़ा, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के द्वारा उसको, अवध को मिला लिया। और लेकिन पूरी तरह से 1856 में पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया, इन्हीं का हो गया। वो लॉर्ड डलहौजी ने, देना लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी ने एक रूल चलाया, आपको पता ही है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मैंने पहले ही बताया था कि जिस राजा या रानी को इंडिया में अगर कोई संतान नहीं होगी तो वो गोद नहीं ले सकता। लैप्स का मतलब जो गोद होता है ना, तो वो गोद किसी को नहीं ले सकता, उसका राजा मतलब उसका सारा राज अंग्रेजों का हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से वो मिस गवर्न करने लगे। दे द टेरिटरी वाज बीइंग मिस गवर्न, ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर proper administration. The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end. अब कंपनी, है ना, इवन बिगन टू प्लान, ये प्लान करने लगी कि हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी, यहाँ पे जो भारत में मुगल साम्राज्य था तब भी, तो उसको कैसे बिल्कुल ख़त्म किया जाए। द नेम ऑफ द मुगल किंग रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन, उन्होंने यहाँ के सिक्कों से भी राजा का जो है नाम हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने अनाउंस किया कि आफ्टर इज डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, की बहादुर शाह जफर जो आखिरी रूलर थे, है ना, डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, इनकी मृत्यु के बाद द फैमिली of the king would be shifted out the Red Fort and given the another place in Delhi to reside it. लाल किले से इनकी फैमिली को निकाल दिया जाएगा और दिल्ली में कहीं और जगह दे दी जाएगी, है ना। और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड किया दैट द बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग की, और लॉर्ड कैनिंग ने तो कह दिया कि
भैया आखिरी गवर्नर, ये आखिरी राजा जो मुग़लों का होगा वो बहादुर शाह जफर ही होंगे, लास्ट मुग़ल किंग। हिज डेथ नन ऑफ हिज डिसेंडेंट, उनकी मृत्यु के बाद कोई भी उनका जो उत्तराधिकारी राजा नहीं बनेगा, है ना। वुड बी रिकॉग्नाइज द किंग, दे वुड जस्ट एज द, वे केवल राजकुमार ही कहलाएंगे। मतलब कुल मिला के राज को हथियाने के चक्कर में इन्होंने सारी जो अपनी पॉलिसीज़ बनाई। अब देखिए पीजेंट एंड सीपो के बारे में पढ़ते हैं, किसानों के और सिपाहियों के बारे में। तो हमारे देश में तो पता ही है आपको, पहले से कृषि प्रधान देश रहा है। इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड जमींदार रिसेटेड हाई टैक्सेस, अब बेचारों को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था, है ना। एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन, मैनी फेल टू पे बैक, लोगों से बेचारों से लगान नहीं दिया जाता था तो उनकी ज़मीनें कब्जा ली जाती थी। मनी लैंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस द लैंड दे हैड टिल द, पहले से चलता आया, फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि जब उनसे लगान या लोन नहीं दिया जाता था तो उनकी ज़मीनों को कब्जा लिया जाता था, अंग्रेज़ों की हो जाती थी। इंडिया, अब सीपो की बात करते हैं। देखिए सीपो क्या होता है, देखिए सीपो जो है ना, ये वर्ड सीपो है सिपाही। ये सिपाही वर्ड रखा नाम, जो भारत के लोग उन्हीं की अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे, उनके सेना में थे, उनको हम सीपो कहते थे। अंग्रेज़ों ने ये नाम दिया था। इन द एम्प्लॉय द कंपनी आल्सो हैड रीज़न फॉर डिसकंटेंट, दे वर अनहैप्पी, वे भी खुश नहीं थे क्योंकि उनको पे, उनको अलाउंसेस, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस, ये सब चीज़ें, है ना। न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजन्स, नए नए जो रूल बन रहे थे जो उनके विचार और उनके धर्म पर जो प्रहार कर रहे थे। क्या आप जानते हैं दैट दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री, उन समय में बहुत लोग ये विश्वास करते थे कि अगर वो समुद्र पार करेंगे तो उनका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। ये इंडिया के लोग, ये ऐसा विश्वास था। तो सो वैन 1824 1824 में सीपो वर टोल्ड टू गो बर्मा, तो बर्मा लड़ाई में यहाँ से जो सैनिकों को बर्मा की लड़ाई में समुद्र पार करके जाना होता था, बंगाल की खाड़ी को, तो वहाँ इनको भेजा गया। तो भेजा, उससे हुआ क्या, है ना। यहाँ के लोग गुस्से में हो गए। सी रूट टू फाइट फॉर द कंपनी, दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर थ्रो द अग्री टू गो बाई एंड लैंड रूट, उन्होंने कहा कि हम लैंड रूट से जाएंगे। दे वर सेवरली पनिश, उनको पनिश किया गया। एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, और ये इशू जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ। 1856 में कंपनी ने ऐसा रूल बनाया जिसमें लिखा था विच स्टेटस एवरी न्यू पर्सन हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी, जो भी नया भर्ती होगा उसको कंपनी के रूल फॉलो करने पड़ेंगे और उसको समुद्र पार करना पड़ेगा। उसको लड़ने के लिए देश से बाहर समुद्र के पार भी जाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से देखो अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से यहाँ के सैनिकों को भी अब कंट्रोल में करना चाहा। ब्रिटिश बिलीव दैट, देखिए रेस्पॉन्स टू रिफॉर्म्स, यहाँ पर सुधारने की कोशिश की यहाँ के लोगों को उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि यहाँ की जो सोसाइटी है वो बिल्कुल ख़राब है। द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म, इसे ज़रूरत है सुधारने की। लावर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, देखिए भाई कुछ काम अच्छे भी करें अंग्रेजों ने, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए सती एंड कॉज टू हर री मैरिज और विडो, उन्होंने एक रूल बनाया कि सती सिस्टम को ख़त्म किया और विडो री मैरिज एक्ट बनाया, जो विधवा औरतें थीं उनकी भी शादी हो सकती है ना। 1856 में उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मदद से जो है यहाँ पर एक विडो री मैरिज एक्ट बनाया, और राजा राम मोहन राय की मदद से उन्होंने यहाँ पे सती प्रथा को ख़त्म किया है ना, प्रैक्टिस ऑफ सती। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउ क्रिश्चियन मिशनरी, और उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी को यहाँ पे बुलाया, यानी जो उनके साधु संत होते हैं, जैसे कि वो फादर कहते हैं इनको, फादर, और टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी, है ना। इन 1850 न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी ईजियर, मतलब यहाँ आओ और अपना क्रिश्चियन के धर्म को फैलाओ। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन who had converted the Christianity to inherit the property of his ancestor. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs and their tradition way of life. तो एक ऐसा कानून बनाया, दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड द क्रिश्चियनिटी इनहेरिट द प्रॉपर्टी, मतलब जो क्रिश्चियन बन जाएगा उसको प्रॉपर्टी वगैरह भी सब कुछ मिलेगी और उसकी प्रॉपर्टी छीनेगी नहीं, उसको जो वो अपनी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी रहेगा। तो इस तरह से मतलब उनके धर्म और उनके सोशल कस्टम्स और ट्रेडिशंस पे प्रहार किया उन्होंने, और उन्हें पूरी तरह से जो है क्रिश्चियन बनाने का इन्होंने योजना बनाई, किसने, अंग्रेजों ने। द लिस्ट ऑफ 84 रूल, देखिए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टर्म मैंने हाईलाइट किया है कि इसमें एक
कहते हैं कि एक ये था ये बुक का नाम है मझ प्रवास, है ना, ये लिखा मझ प्रवास, ये विष्णु भट्ट ने लिखी थी। ये कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे ब्राह्मण थे, एक महाराष्ट्र के, लिखा महाराष्ट्र। ही एंड हिज अंकल सेट आउट टू अटेंड यज्ञ, एक यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे मथुरा, क्योंकि मथुरा जा रहे थे ये लोग। तो रास्ते में यहाँ मथुरा जा रहे थे। विष्णु भट्ट राइट्स द मीट सम पीपल, उन्होंने लिखा है ये कि कुछ सैनिक मिले उनको रास्ते में, उन्होंने कहा कि आप वहाँ ना जाएं, है ना, बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। शुड नॉट प्रोसीड ऑन द वे जर्नी बिकॉज द मासिव अप हिल वाज गोइंग टू ब्रेक आउट इन द 3 days, 3 दिनों में बहुत कुछ यहाँ पे होने वाला है हमारे देश में, है ना। और तो अब क्या होने वाला था कि अंग्रेज़ों ने 84 रूल्स बनाए थे, 84 रूल्स एंड अनाउंस दीज इन ए गैदरिंग ऑफ ऑल किंग्स, और सभी राजाओं को इकट्ठा करके उनसे ये कहा गया था, है ना, इन रूल्स के बारे में। इंग्लिश वर डिटरमाइंड बाई पाउट रिलीजियस, अब उससे क्या ऐसे रूल बनाए थे जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों बुरी तरह से इनके धर्म को खतरा पैदा हो जाएगा। दे सेड दैट द किंग रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज रूल्स, अगर राजा और यहाँ के राजाओं ने अगर ये रूल मानने से मना किया तो वन द इंग्लिश ऑफ टायर कॉन्सिक्वेंसेज एंड मासिव अपील, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, है ना। ठीक, तो इस तरह से ये पूरी एक प्लानिंग थी अंग्रेज़ों की। ठीक, आप यहाँ देखेंगे mutiny becomes a popular rebellion, a mutiny becomes a popular rebellion, ठीक है। a very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at same time, बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या सोचने लगे कि यहाँ पर जो है लोग सबके शत्रु एक ही हैं, यानी अंग्रेजी हैं। फॉर सच ए सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, और इस सिचुएशन को देखते हुए सभी लोग इकट्ठा हुए, है ना, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जो है इस रिवॉल्यूशन में भाग लिया। सच ए सिचुएशन डेवलप इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इन 1857 आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड a massive rebellion that started in May 1857, 1857 में एक क्रांति स्टार्ट हुई एंड थ्रेटेंड द कंपनी वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, और जो है जो खतरा पैदा कर दिया इसने कंपनी के लिए, अंग्रेजों को डरा दिया। सीपो म्यूटिनी जिसे कहते हैं। सेवरल प्लेसेस बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रोज अप इन रिवेलियन, अलग अलग सभी सोसाइटी के लोग इसमें हिस्सा लिया इन्होंने, है ना। सम रिगार्ड एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस ऑफ कॉलोनिज्म, और कुछ लोग तो ऐसा मानते थे कि सबसे बड़ा जो है एक युद्ध था अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक, और उसके बाद ये कैसे कैसे स्टार्ट हुआ देख लीजिए। मेरठ से दिल्ली की बात करते हैं कि 29 मार्च 1857 को एक यंग सोल्जर मंगल पांडे वाज हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। कलकत्ता में बैरकपुर पड़ता है, वहाँ पे एक मंगल पांडे ऑफिसर था, है ना। 34 ये बटालियन का नाम है इनका, इन्फेंट्री, तो उसमें ये काम करते थे। 29 मार्च 1857 को एक यंग सोल्जर मंगल पांडे हैंग टू डेथ, उनको फांसी दे दी गई। और सम डेज लेटर सम सिपो ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ द रिफ्यूज टू डू आर्मी ड्रिल, तो मेरठ में भी सिपाहियों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ। द न्यू कार्ट्रिज, एक न्यू कार्ट्रिज की कहानी है यहाँ पे, विच वाज सस्पेक्टेड टू बीइंग कोटेड, एक ऐसा कारतूस होता था जो जिसपे कोटेड होता था विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, जो गाय की और सुअर की कहते हैं ना कि ऐसे उसकी फैट से बना हुआ था। 85 सिपो वर डिसमिस, इसमें 85 सैनिकों को डिसमिस कर दिया गया फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस टू 10 years इन जेल, उनको 10 साल की जेल में डाल दिया गया। डिसऑबिंग देयर, कि उन्होंने रूल नहीं माने अंग्रेजों के, ठीक है। दिस हैपन, ये सब घटना 9 मई को हुई थी, 9 मई, है ना, 9 मई 1857 को। और द रेस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। 10 मई को सारे सोल्जर्स इकट्ठा हुए और इन्होंने दिल्ली की तरफ को मार्च किया। और दिल्ली जा करके ये सब पढ़ लीजिए आप, है ना, इन्होंने इनको अंग्रेजों को फ्रंगी का नारा दिया ना, फ्रंगी हैं ये। और इस तरह से द सोल्जर वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड द रूल्स ऑफ, और इन्होंने प्रण किया कि हम अंग्रेजों की पूरी सत्ता को ख़त्म कर देंगे। और ये बहादुर शाह जफर जो उस समय के राजा थे, है ना, मुगल एम्पियर थे, उनसे मिलने के लिए इन्होंने दिल्ली के लिए मार्च किया ऑन 10 मई को, है ना। 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स, ये वहाँ पहुँच गए। नेक्स्ट मॉर्निंग देयर अराइवल स्प्रेड एंड रेजिमेंट स्टेशन दिल्ली एट आल्सो रोज ऑफ द रिवेलियन, वहाँ जाके इन्होंने
इनके खिलाफ जो है रिवेलियन स्टार्ट किया। अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड, ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी कई को मार दिया, उनकी बिल्डिंगें सीज कर ली, आग लगा दी गई। ठीक है, इस तरह से। और वहाँ जा कर के जब इन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा डिमांडिंग टू मीट द एम्पियर वाज नॉट क्वाइट विलिंग, देखिए राजा नहीं चाहता था टू चेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, उसे पता था कि मैं इतनी बड़ी अंग्रेजी सेना से नहीं पार पा सकता, क्योंकि पहले से कोई राजा ऐसा नहीं हुआ था तो बड़ा सोल्जर पर। लेकिन लोगों ने समझाया, दे फोर्स देयर वे इन द प्लेस, प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, लोगों ने उनको अपना लीडर मान लिया। ठीक है, देखिए ये बहादुर शाह जफर थे, लेकिन ओल्ड एजिंग थे, उस समय बूढ़े थे। द एजिंग एम्पियर हैड एक्सेप्टेड डिमांड, ही रोट लेटर्स टू, तो बहादुर शाह जफर ने सभी राजाओं को, ये पढ़ लीजिए आप, लेटर्स लिखे, क्योंकि सभी उस समय इनके अधीन काम करते थे, जगह जगह छोटे छोटे नवाब थे, तो उनको लेटर लिखे कि आप भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अपनी एरिया से लड़िए। ठीक, द मुगल डायनेस्टी हैड रूल ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, ये पढ़ेंगे, मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चीफ्टेंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ द मुगल रूलर, थ्रेटेंड बाय द एक्सपेंशन ऑफ, जो सभी लोग डरे हुए थे अंग्रेजों के बढ़ते हुए शासन से, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह से रिवेलियन स्टार्ट किया। उसके बाद द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस हैपन, दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज बाय द इशू ऑफ द कार्टेज वुड डाई डाउन, अंग्रेज जानते थे कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, जो कार्ट्रिज वाला है इसको हम दबा देंगे। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन, उनके डिसीजन ने उनको बिल्कुल एक इस क्रांति में अलग सी लहर ला दी। टू ब्लेज द रिवेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली, ऑफन व्हेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी, अब लोग इसके लिए इसके विपरीत देखने लगे थे। दे फील इंस्पायर्ड द एंथोस्ट, वे बहादुर शाह जफर के इस काम से बहुत इंस्पायर हुए। इट गिव दैम टू कॉरेज, उसने लोगों को मतलब एक साहस दिया, एक हिम्मत दी, है ना, ऐसा करने के लिए। ठीक, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द रिवेलियन स्प्रेड, रिवेलियन कैसे फैली। देखिए ये बहादुर शाह जफर दिल्ली से थे, और अदर स्टेट से मैं आपको इसमें भेज दूंगा किस किस ने कहाँ कहाँ से जो है ज्वाइन किया ये रिवेलियन, और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और मैंने आपको कुछ पिक्स भी भेजी हैं इसमें, तो आप वो देखेंगे कि किसने कहाँ से लड़ाई लड़ी है, और कौन कौन से अंग्रेज़ अधिकारियों ने उनको वहाँ पे सप्रेस किया। ठीक है।